हेलो गाइस, वेलकम टू विद्यापथ एजुकेशन। माय नेम इज़ कृष्णानंद पांडे और मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो लेके जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा कंजम्पशन फंक्शन के बारे में। ये टॉपिक अक्सर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर आप बीकॉम कर रहे हो या बीए कर रहे हो, किसी भी तरह का कोई कोर्स कर रहे हो जिसमें आप जो है इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट लेकर के चल रहे हो, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर आपने बीकॉम किया तो आपको ये देखने को मिलेगा। अगर आपके पास बीए सब्जेक्ट आपने ले रखा है, उसमें इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट चूज कर रखा है, तो ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। इसको हिंदी में कहते हैं उपभोग फलन। इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा और आपके आने वाले एग्जाम में, जैसे बीकॉम का जो एग्जाम आने वाला है, उसमें आपको ये 5th सेमेस्टर में ये टॉपिक मिलेगा। 5th सेमेस्टर में ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। और इसमें मैं डिस्कस करूंगा कंजम्पशन फंक्शन। बहुत छोटी वीडियो बनाऊंगा और बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले तो हम ये देख लें कि इसकी मीनिंग क्या है, ये कंजम्पशन फंक्शन होता क्या है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो लिखा हुआ है द कंजम्पशन फंक्शन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप। क्या चीज? संबंध की व्याख्या करेगा, यानी किसी संबंध की व्याख्या कर रहा है ये, रिलेशनशिप की व्याख्या बिटवीन द कंजम्पशन एंड डिस्पोजेबल इनकम। यहां पर एक बात ध्यान देना, ये डिस्पोजेबल इनकम के बारे में जो बोल रखा है इसको ध्यान रखना। द कॉन्सेप्ट इज इंट्रोड्यूस इनटू द मैक्रो इकोनॉमिक्स बाय जॉन मेनार्ड कीन्स। इसको किसने दिया था? अगर आपसे कोई पूछे कि कंजम्पशन फंक्शन ये इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो ये किया था जे.एम. कीन्स ने। किसने? कीन्स ने। आप क्या आंसर दोगे कि जे.एम. कीन्स ने दिया था। ये 1936 में ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। अब यहां पर हमको जो समझना है वो ज्यादा जरूरी टॉपिक ये है कि ये रिलेशनशिप तो बताता है, लेकिन किसके किसके बीच? कंजम्पशन के बीच और डिस्पोजेबल इनकम के बीच। अब ये डिस्पोजेबल इनकम क्या है? कंजम्पशन तो आप सब जानते हो कि जब हम किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का यूज करते हैं तो उसे हम कंजम्पशन कहते हैं, कि हम कंज्यूम कर रहे हैं उस गुड्स एंड सर्विसेज को। और जो करता है उसे हम कंज्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंज्यूमर कहते हैं, ठीक। उपभोक्ता ही उपभोग करता है। तो अगर हम बात करें कि उपभोग फलन, उपभोग और प्रयोज्य आय, यहां पर यह समझ लेना ज्यादा जरूरी है कि यह प्रयोज्य आय है क्या। तो अगर आपको मैं डिस्पोजेबल इनकम बताऊं तो सिंपली याद रखना, डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जो आप खर्चा कर सकते हो। इट मींस कि आप जो इनकम एक्सपेंस कर सकते हो वही आपकी डिस्पोजेबल इनकम है, जो जिसके ऊपर सिर्फ आपका नियंत्रण है। अब आप नहीं समझ पाए इस टॉपिक को, ठीक है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे सपोज करिए आपको 1 लाख रुपया मिला, ठीक है। अगर आपने 1 लाख रुपया कमाया, अब आप ये इसको 1 मिनट रिफ्रेश कर लेते हैं, फिर समझाते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए आपने कमाया, इसमें से अभी आपको डायरेक्ट टैक्स देना है। डायरेक्ट टैक्स देना है यानी कि इनकम टैक्स देना है। अगर मान लेते हैं इनकम टैक्स आपका 5000 रुपीज कट गया, अब आपके पास पैसा बचेगा टोटल 95,000। 95,000 रुपीज आपकी डिस्पोजेबल इनकम कही जाएगी। इस पे आपका पूरा हक है, इसे आप दिखा सकते हैं, इसे आप बता सकते हैं कि हाँ मेरे पास 95,000 रुपीज बचे हैं मेरे अपने खर्चे के लिए, इसलिए ये इनकम आपकी डिस्पोजेबल इनकम होगी। और इसी का रिलेशन बताता है किससे? कंजम्पशन से। उपभोग और प्रयोज्य आय का रिलेशन बताता है कंजम्पशन फंक्शन। तो कई बार आप लोग पढ़ते हो तो आप सोचते हो कि ये पता नहीं क्या है, ये भी पढ़ना है, वो फंक्शन, ये फंक्शन। देखो, बहुत ज्यादा इसमें सोचने समझने की जरूरत नहीं है। सिंपली बात यह है कि आप जो उपभोग करते हो, यानी कि जो आपका उपभोग है, और आपकी जो आय है, प्रयोज्य आय। आय का मतलब यहां पर 1 लाख हो गया अगर मैं आय कहूं, लेकिन प्रयोज्य आय आपकी 95,000 हो गई, क्योंकि 95,000 में से आपको इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स पेड करना है, इसलिए आप सिर्फ 95 पर ही आपका हक है। 5,000 आपसे गवर्नमेंट ले लेगी। इज दैट क्लियर? अब यहां समझने वाली बात यह है कि उपभोग और आय के बीच में क्या संबंध होता है। तो बेसिक इकोनॉमिक्स में क्या किया जाता है कि हम ये देखते हैं कि आय बढ़ रही है तो क्या उपभोग बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, आय घट रही है तो क्या उपभोग घट रहा है कि नहीं घट रहा है, अगर आय कितनी बढ़ रही है तो कितना उपभोग बढ़ रहा है, यही सब चीजें इसमें देखी जाती हैं, ठीक है। तो इसके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन टॉपिक मत रखना, ये बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जब हम कंजम्पशन फंक्शन की बात करते हैं तो कंजम्पशन फंक्शन को कैसे पढ़ा जाए। तो इकोनॉमिस्ट ने कंजम्पशन फंक्शन को पढ़ने के लिए 2 एग्रीगेट या 2 कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए हैं। पहला कॉन्सेप्ट आपका ये है, ये आपका पहला कॉन्सेप्ट है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसको आप क्या कह सकते हो? औसत उपभोग प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का मतलब होता है ट्रेंड, बेसिकली इसका मतलब होता है ट्रेंड, क्या ट्रेंड चल रही है, ठीक है।
अब मार्केट में जैसे आप ट्रेंड देखते हो कि कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसी का ट्रेंड चलता है, ठीक है, और कुछ दिन के बाद उसका ट्रेंड खत्म हो जाता है, फिर दूसरा प्रोडक्ट आता है। ठीक उसी तरीके से एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमें ये बताती है कि यहाँ पर देखो मैंने इसमें लिख रखा हुआ है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में एपीसी भी लिखा जाता है। द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिफर्स टू द प्रपोर्शन ऑफ इनकम डिवोटेड टू द कंजम्पशन। इसका सिंपल सा मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब यह है कि आपकी जितनी भी इनकम हो रही है, उसका कितना पार्ट आप अपने कंजम्पशन पे खर्चा कर रहे हो। बस यही रिलेशन आपको एपीसी बताता है। इज दैट क्लियर? या यूं कहें कि जैसे सपोज करते हैं हमने 1 लाख रुपए कमाया था, अगर इसमें से हमें 1 लाख रुपए में से 5,000 रुपए मैंने टैक्स दे दिए 5,000 रुपीज। अब 5K मेरा टैक्स निकल गया तो मेरे पास 95K मेरी इनकम होगी। तो 95K जो मेरी इनकम है, इसमें से मान लो कि मैंने 75K यानी 75,000 रुपए अपने खर्चे किए अपने कंजम्पशन पे। तो इनकम मेरी 95K और खर्चा किया 75K। इन दोनों के बीच का जो ये रिलेशन है ना कि इनकम 95K है और 75K आपका क्या है, वो कंजम्पशन पे एक्सपेंडिचर है। तो इसके यही रिलेशन है एपीसी। ठीक है, आई होप कि बहुत सिंपल सा टॉपिक बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप ये क्वेश्चन ये मेरे से पूछ सकते हो कि सर अगर यही है सिंपल सा मतलब ये 95 कमाया और 75 खर्चा कर दिया तो फिर इसमें पढ़ने की क्या जरूरत है, तो कॉमन इजी अंडरस्टैंडिंग है। नहीं, इसके बीच का रिलेशन देखना है। हम ये देखना है, इकोनॉमिक्स ये देखता है कि कितने परसेंट आपकी इनकम आपने अपने एक्सपेंडिचर पे खर्चा की है। किस पे खर्चा की है? एक्सपेंडिचर पे खर्चा की है। तो ये परसेंटेज के बेसिस पे हम रिलेशन निकालते हैं और रिलेशन निकालने के बाद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल दैट, अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं तो लॉ ऑफ डिमांड सबको पता है, और ये भी पता है कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घट जाती है और प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ जाती है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि सर एक बात बताइए, ये तो हमें जनरली देखने को ही मिलता है, लेकिन आपने ये चीज इसमें पढ़ी और इसमें पढ़ने के बाद आपको बहुत सारे लॉजिक ऐसे समझाए गए जिससे आप अपनी केस स्टडी कर सकते हो, आप एक केस की स्टडी कर सकते हो और एक डिसीजन मेकिंग कर सकते हो कि कितना खर्चा करना चाहिए कितना नहीं। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो बहुत सिंपल चीज, लेकिन इसको हम पढ़ाते इसलिए हैं या पढ़ते इसलिए हैं इकोनॉमिक्स में क्योंकि ये आगे चल के हमको बहुत सारे डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प करती है। इज दैट क्लियर? तो एपीसी के बारे में समझ में आ गया। अब एपीसी का हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि एपीसी कैसे फाइंड किया जाएगा। सिंपली यहां पर मैंने फॉर्मूला दे रखा है, ये आपका एपीसी का फॉर्मूला है। एपीसी के फॉर्मूले को समझने के लिए आपको समझना है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू सी अपॉन वाई, जहां पर सी स्टैंड फॉर कंजम्पशन एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड वाई स्टैंड फॉर इनकम। याद रखना इकोनॉमिक्स में कैपिटल वाई से इनकम को डिनोट किया जाता है, ये हमेशा याद रखना, कैपिटल वाई से इनकम को डिनोट किया जाता है। अगर आपको हिंदी में फॉर्मूला समझना है तो ये फॉर्मूला आपको दे रखा है, औसत उपभोग प्रवृत्ति बराबर उपभोग अपॉन आय। अब मैं इसको एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूं। सपोज करो तुमने 10,000 रुपए कमाए थे, ठीक, 10,000 रुपए कमाए जिसका 5,000 रुपए आपने अपने कंजम्पशन पे खर्चा किया, 5,000 रुपए आपने कंजम्पशन पे खर्चा किया। तो अगर मैं कहूं आपकी एपीसी कितनी होगी तो आप क्या कहोगे कि एपीसी इज इक्वल टू उपभोग को ऊपर रखना है, यानी कि 5,000 मैंने कंजम्पशन किया तो 5,000 डिवाइडेड बाई 10,000, ठीक है, 10,000, 0 से 0 ऐसे आप 0 काट लेंगे, बचेगा आपका 5 डिवाइडेड बाई 10। इसको आप करोगे तो 1/2 आएगा आंसर। अब 1/2 का आंसर है 0.5। तो आपको क्या करना है कि कहना है एपीसी इज इक्वल टू 1/2 और 0.5। आप ऐसे आंसर दे सकते हो। इज दैट क्लियर? तो ये बहुत ही इजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस किया गया था उसके तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है वो। दूसरा कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स ने आपको कंजम्पशन फंक्शन समझने के लिए मार्जिनल का कॉन्सेप्ट। इस वर्ड से आप लोग बहुत ज्यादा फैमिलियर हो, ये वर्ड आपको कहीं भी देखने को मिलता है। यूटिलिटी अगर आपने पढ़ी है, यूटिलिटी, तो आपको यूटिलिटी में ये वर्ड देखने को मिलेगा। उसके बाद आपने कॉस्ट पढ़ी होगी तो कॉस्ट में देखने को मिला, रेवेन्यू पढ़ा होगा तो आपको रेवेन्यू में देखने को मिला होगा ये टॉपिक। मार्जिनल का मतलब ही होता है सीमांत। सीमांत का मतलब होता है जैसे सपोज करो मैंने 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, टोटल 5 यूनिट कंज्यूम की किसी भी चीज की। सपोज करो ये ब्रेड है, अब 1 यूनिट से मुझे क्या मिला,
5 यूटिलिटी मिली, दूसरे वाले से 4 मिली, तीसरे वाले से 3 मिली और चौथे वाले से 1 मिली। तो अगर मार्जिनल वर्ड आएगा तो हमेशा समझ जाना कि अगली वाली यूनिट से, अगर सपोज करो मुझे पहली यूनिट जब मैंने यूज की तो पहली से मैं दूसरी पे गया, तो अगर मैं कहूँ मार्जिनल यूटिलिटी क्या है तो दूसरी यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी 4 है, फिर अगली वाली की क्या है 3 है, इसके अगली वाली की क्या है 1 है। तो इस तरीके से इसको समझ लेना। अब यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी नहीं समझना है बल्कि हमें मार्जिनल कंजम्पशन को समझना है। मार्जिनल कंजम्पशन कैसे समझेंगे, देखो यहां लिखा हुआ है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हम एमपीसी लिखते हैं, रिफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू रेशियो चेंज इन इनकम। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब यह है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आय में परिवर्तन के लिए उपभोग में परिवर्तन के अनुपात को संदर्भित करती है। ये सिंपल सा मतलब ये है कि आपकी इनकम 10,000 रुपए थी, अब आपकी इनकम 15,000 रुपए हो गई, आपकी इनकम ये 15,000 रुपए हो गई। जब आपकी इनकम 15,000 रुपए हो गई तो आपका कंजम्पशन किस रेशियो में बढ़ा उसको देखेंगे। 15,000 रुपए मेरी इनकम 10,000 थी तो मैं 5,000 खर्चा करता था, जब मेरी इनकम 15,000 हो गई तो मैं 7,500 रुपए खर्चा करने लगा। इन दोनों के बीच चेंजेस हैं 2,500 रुपए का और इनके बीच चेंज है 5,000 रुपए का। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको ये एमपीसी जो है वो क्या बताती है कि जब आपकी इनकम 5,000 रुपए इंक्रीज हुई तो आपका कंजम्पशन जो था वो सिर्फ 2,500 रुपए इंक्रीज हुआ। इस रेशियो को ये बता रहा है। यहां पर बात समझ में आ गई। अब इसका मैं फॉर्मूला आप लोगों को देख के समझाता हूं। देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कहता है कि एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। यहां पर डेल्टा, ये डेल्टा वर्ड है, ठीक है, ये इसको डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। ये साइन जो होता है डेल्टा, ये इकोनॉमिक्स में डेल्टा जो है वो चेंज को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज को। किसी भी तरह का अगर कोई चेंज हुआ होगा तो उसको रिप्रेजेंट करेगा। अब सपोज करते हैं डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब अगर क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि मेरी इनकम 10,000 रुपए थी, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं कि अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि 10,000 रुपए मेरी इनकम है, वाई है, ठीक है, ये y0 है, यानी कि मैं पहले 10,000 कमाता था, फिर मेरी y1 यानी कि जब चेंज हुई इनकम तो मेरी इनकम 15,000 रुपए हो गई। कितनी हो गई, 15,000 रुपए। ठीक इसी तरीके से जब 10,000 रुपए कमाता था तो मैं खर्चा करता था 5,000 रुपए, ठीक है, जो कि मेरा कंजम्पशन है C0, यानी कि C0 का मतलब यहाँ पे ये इनिशियल कंजम्पशन, शुरुआत वाला। फिर दोबारा मैंने जब 15,000 रुपए मुझे इनकम मिलने लगी तो मेरा कंजम्पशन बढ़ करके हो गया 7,500 रुपए, ये मेरा C1 है। अगर आपसे कोई कहे कि एमपीसी निकाल करके बताओ, क्या निकाल करके बताओ, एमपीसी निकाल के बताओ, तो आप क्या कहोगे, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई को कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेशन बहुत ईजी है। सबसे पहले डेल्टा सी निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, y1 माइनस y0 अपॉन, सॉरी डेल्टा सी नहीं है, डेल्टा वाई का ये फॉर्मूला हो गया। एक सेकेंड, ये डेल्टा वाई का फॉर्मूला हो गया था। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले डेल्टा सी कैसे निकालेंगे। डेल्टा सी निकालने के लिए इसको बोलते हैं चेंज इन कंजम्पशन। तो बताओ जरा, चेंज इन कंजम्पशन कितना हुआ, 5,000 से 7,500 पहुंच गया, तो चेंज इन कंजम्पशन हुआ 2,500 रुपए, हुआ कि नहीं हुआ। अब अगर मैं कहूं कि डेल्टा वाई निकालने के लिए क्या करोगे, तो डेल्टा वाई निकालने के लिए इसको माइनस करोगे। इनके बीच का गैप कितना आ रहा है, इनके बीच का गैप आ रहा है 5,000 रुपीज। 5,000 रुपीज को आपको क्या करना है, ऐसे लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देने हैं। 25 1 25, 25 2 50, यानी कि 1/2 आएगा आंसर। 1/2 को आप 0.5 लिख सकते हो। तो आंसर में आप लिखोगे कि MPC इज इक्वल टू 0.5। इज दैट क्लियर। अब आपको यही चीजें यहाँ पर कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ये एमपीसी जो है ना आपका, बस यही आपकी समझने की जरूरत थी जो आपने समझ ली। इज दैट क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो दो टॉपिक मैंने आपको समझाए, एपीसी और एमपीसी, ठीक है, ये दोनों बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किया हूं और इसी को तैयार कर लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके यूनिट में। आई थिंक ये यूनिट 3rd या 2 में है, एक बार चेक कर लेना, 2nd यूनिट या 3rd यूनिट में है शायद। तो इसको तैयार कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 1 लॉन्ग आने के चांसेस पूरे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये आएगा, ये कहूंगा कि ये आने वाला है, इसके चांसेस पूरे हैं कि अगर आ सकता है, हो सकता है कि ना आए, लेकिन मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये यूनिट में काफी ज्यादा कवरेज करता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ लेना। ये इसका फॉर्मूला हिंदी में दे रखा है, ये इसका इंग्लिश में फॉर्मूला दे रखा है। जो भी आप सुटेबल हो, जिस लैंग्वेज में आप पढ़ाई करते हो उस लैंग्वेज में फॉर्मूले को याद कर लो। अब अगर बात करें हम कि एपीसी और एमपीसी तो हमने पढ़ लिया सर, आगे क्या पढ़ेंगे, तो देखो भाई
जाहिर सी बात है जब आपकी इनकम होती है तो इनकम जो है वो या तो आप कंजम्पशन पे खर्चा करते हो या तो आप उसको सेव कर लेते हो। तो ये इक्वेशन बनती है कि y इज इक्वल टू सी प्लस एस, यानी कि आपकी कमाई या तो खर्चे पे जाती है, या तो आप खर्च करते हो पैसे को, और या तो पैसे को बचत पे लेके जाते हो। ठीक है, यही दो काम करते हो कि नहीं करते हो। अब ये बचत का पैसा आप इन्वेस्टमेंट में भी लगा सकते हो, वो बात अलग है, लेकिन खर्चा अगर देखा जाए तो इनकम दो ही चीजों पे खर्चा होती है, इसीलिए लिखा जाता है वाई, यानी इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। ये इक्वेशन आप लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में देखने को बहुत बार मिलती है, इसका मतलब यही होता है। तो अभी हमने इनकम जो है वो कंजम्पशन पे पता करी, अब सेविंग का पता करेंगे। तो अगला टॉपिक जो आएगा वो इसी तरीके से होगा। ठीक है, आई होप कि ये टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए। अगला टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है सेविंग फंक्शन। अभी आपने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा, कंजम्पशन फंक्शन में दो फंक्शन पढ़े आपने, एपीसी पढ़ा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और दूसरा पढ़ेंगे आप मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब इसी तरीके से मैंने आपको ये एक इक्वेशन लिख के दिखाई थी कि y इज इक्वल टू सी प्लस एस, तो c का आपने ये पढ़ लिया, अब आपको s का पढ़ना है। s का पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग, और आपको पढ़ना है एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इसी तरीके से। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत इजी लैंग्वेज में बनाने की कोशिश की, समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इसको लाइक करना और अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना, क्योंकि पेपर सबके हैं, और सब्सक्राइब करना अगर चैनल पे नए हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।